तो चलिए आज बात करते हैं इंटरनेट की एक बहुत ही आम और सच कहूं तो झुंझलाहट भरी समस्या के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सब ने कभी न कभी किया है, पर शायद ही ये सोचा हो कि इसे ठीक करने का कोई तरीका भी हो सकता है। हम सब ने ये देखा है, वो डरावना 404 पेज नॉट फाउंड का एरर। ये एक निशानी है जिसे कहते हैं लिंक रॉट, मतलब लिंक का सड़ जाना। अब ये होता क्यों है? देखिए, बात ये है कि एक वेब एड्रेस, जिसे हम यूआरएल कहते हैं, वो किसी घर के पते की तरह काम करता है। अब सोचिए, अगर कोई अपना घर बदल ले तो उसका पुराना पता तो बेकार हो गया ना। बिल्कुल वैसे ही जब कोई वेबसाइट अपना कंटेंट कहीं और ले जाती है तो पुराना यूआरएल टूट जाता है और हमें मिलता है खाली पन्ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम किसी भी जानकारी को उसके पते से नहीं बल्कि उसकी पहचान से जानें, एक ऐसी परमानेंट, कभी ना बदलने वाली आईडी से। चलिए तो जरा गहराई से समझते हैं इंटरनेट की इस टूटी फूटी मेमोरी की दिक्कत को। लिंक रॉट सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये एक तरह की डिजिटल भूलने की बीमारी है। समझिए, जैसे हमारा पूरा ज्ञान धीरे धीरे एक एक करके गायब हो रहा हो। तो इस मुश्किल का हल किसने निकाला? इसका श्रेय जाता है एक ऐसे इंसान को जिनका नाम इंटरनेट की कहानी जानने वाले बहुत अच्छे से पहचानते हैं, रॉबर्ट बॉब कान। कान का हमेशा से यही मानना रहा है कि सिर्फ छोटे मोटे सुधार करने से कुछ नहीं होगा। उनका ध्यान हमेशा से नई बुनियादी क्षमताएं बनाने पर रहा है। उन्हें इंटरनेट के पिताओं में से एक कहा जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। विंडसर्फ के साथ मिलकर उन्होंने जो TCP/IP बनाया, वो समझिए इंटरनेट की भाषा है। इसी की वजह से कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो जाहिर है, लिंक रॉट जैसी गहरी ढांचागत समस्या को सुलझाने के लिए उनसे बेहतर कौन हो सकता था? उनके करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उनके प्रोफेसर जैक वोजेनक्राफ्ट ने उन्हें सिखाया कि सिर्फ दिलचस्प प्रॉब्लम ढूंढना काफी नहीं है। जरूरी है ये पूछना कि उस प्रॉब्लम को सुलझाने का मकसद क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। बस इसी सोच ने उन्हें बड़ी बुनियादी चुनौतियों की तरफ धकेल दिया। और इसी मानसिकता के साथ कि सिर्फ समस्या को हल नहीं करना बल्कि ये पूछना है कि इसे हल करना क्यों जरूरी है, खान ने इंटरनेट की एक बहुत बड़ी मुश्किल पर अपना ध्यान लगाया। और इसी सोच का नतीजा था 1994 में बना हैंडल सिस्टम। ये कोई मामूली सुधार नहीं था, बल्कि ये एक बुनियादी बदलाव था कि हम ऑनलाइन जानकारी को पहचानते कैसे हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने की चाबी ना इसी तुलना में छुपी है। सोचिए, एक यूआरएल क्या है? एक अस्थायी पता, आज है कल शायद ना हो। लेकिन एक हैंडल, वो एक परमानेंट पहचान पत्र जैसा है, जैसे हमारा आधार नंबर। वो डिजिटल फाइल चाहे कहीं भी चली जाए, उसकी पहचान हमेशा हमेशा वही रहेगी। तो ये हैंडल खुद में कुछ नहीं बताता, मतलब ये अपारदर्शी है। इसमें फाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये सिर्फ उस मेटाडेटा की तरफ इशारा करता है जिसमें सारी जानकारी, जैसे कि फाइल का नया पता, मौजूद होती है। तो ये काम कैसे करता है? इसे एक 3 स्टेप वाले हैंडशेक की तरह समझिए। कंप्यूटर पहले ग्लोबल रजिस्ट्री से पूछता है, भाई इस हैंडल का मालिक कौन है? फिर वो उस लोकल सर्विस से फाइल का नया अपडेटेड पता ले लेता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जब कोई फाइल अपनी जगह बदलती है तो बस उस लोकल सर्विस पर उसका पता अपडेट करना होता है। हैंडल यानी वो परमानेंट आईडी कभी नहीं बदलता, और इसका मतलब है कि उससे जुड़े सारे लिंक्स हमेशा काम करते रहेंगे। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी या आइडिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, असल में काम करने वाला सिस्टम है जो आज के विज्ञान और रिसर्च की रीढ़ की हड्डी है। अगर कभी कोई साइंटिफिक पेपर देखा हो तो उस पर अक्षरों और नंबरों की एक लंबी सी लाइन देखी होगी। उसे कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर या DOI। यह हैंडल सिस्टम टेक्नोलॉजी का सबसे फेमस इस्तेमाल है। इसी की वजह से वैज्ञानिक रिसर्च में दिए गए रेफरेंस दशकों बाद भी भरोसेमंद रहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। हैंडल सिस्टम के सर्वर हर महीने, जी हां, हर महीने लगभग 20 करोड़ रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। ये पर्दे के पीछे चुपचाप काम करने वाला एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंफॉर्मेशन का जाल है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सेवाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। 70 से भी ज़्यादा देशों में हज़ारों ऐसी सर्विसेज चल रही हैं जो ये पक्का करती हैं कि अकादमिक लेख, सरकारी दस्तावेज और ज़रूरी डेटा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महफूज रहे। तो ठीक है, हैंडल सिस्टम हमारे ज्ञान के लिए एक भरोसेमंद मेमोरी तो बना रहा है, लेकिन बॉब कान्स के लिए ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बहुत बड़े, लगभग ब्रह्मांडीय विचार की नींव है। एक प्लैनेटरी नर्वस सिस्टम, यानी पूरे ग्रह का एक तंत्रिका तंत्र बनाना। ये सोच सिर्फ टूटे हुए लिंक को ठीक करने से कहीं कहीं आगे जाती है।
ये एक वैश्विक बुद्धि, एक ग्लोबल इंटेलिजेंस बनाने के बारे में है जो चीजों को मजबूती से याद रख सके। कान इस विकास को कई पड़ावों में देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इसकी शुरुआत किल्बी की चिप और फैगिन के सीपीयू से हुई। फिर कान और सर्फ के नेटवर्क ने इन दिमागों को जोड़ा और अब एआई के जरिए एक तरह की ब्रह्मांडीय चेतना का जन्म हो रहा है। सोचिए, ये साधारण सिलिकॉन से लेकर एक सोचने समझने वाले ब्रह्मांड तक का कितना शानदार सफर है। तो कान और सर्फ की असली विरासत क्या है? वो ये है कि उन्होंने एक ग्रहों के मन यानी एक प्लैनेटरी माइंड के लिए बुनियाद रखी। उनके बनाए प्रोटोटॉल ने ही दिमागों को जोड़ने और एक ग्लोबल सोच की परत बनाने का रास्ता खोला। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये मामला अब सिर्फ टूटे हुए लिंक ठीक करने का नहीं रहा, ये एक विरासत बनाने का है। अगर हमारा नेटवर्क वाकई एक ग्रहों का मन बन रहा है और हमारे पास उसे एक स्थायी मेमोरी देने की तकनीक भी है, तो हमें ये तय करना होगा कि हम किस ज्ञान को हमेशा के लिए अमर बनाना चाहेंगे।